यह नो मोर मिस्टर नाइस गाय ऑडियो बुक का दूसरा चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इस चैप्टर में हम सॉफ्ट बॉयज, लिटिल बॉयज, हैबिट्स ऑफ नाइस गाय को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 2, द मेकिंग ऑफ अ नाइस गाय। मैंने पिछले चैप्टर के एंड में सवाल पूछा था कि किसी व्यक्ति के लिए अपने बारे में कुछ चीजों को छिपाने या खत्म करने के लिए क्या फैक्ट नजर आते हैं और लोग कुछ अलग बनने की कोशिश क्यों करते हैं। हर संभव एंगल से नाइस गाय सिंड्रोम की जांच करने में वर्षों बिताने के बाद इस प्रश्न का केवल एक ही उत्तर समझ में आता है। वो उत्तर है, एक अच्छा लड़का बनना उन परिस्थितियों से निपटने का एक तरीका है। इसके अलावा केवल एक चीज जो बच्चे या एडल्ट को कुछ अलग बनने की कोशिश करके अपने आप को सैक्रिफाइस करने के लिए मजबूर करती है, वो यह विश्वास है कि मैं अच्छा नहीं करूंगा तो दूसरे भी मेरे साथ वैसा ही करेंगे। कोपिंग विद अबैंडनमेंट। किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे इफेक्टिव टाइम जन्म से लेकर लगभग 5 वर्षों तक का होता है। इन पहले कुछ वर्षों में एक बच्चे का व्यक्तित्व उसके एनवायरनमेंट से सबसे अधिक प्रभावित होता है। चूंकि इस समय के दौरान एक बच्चे पर सबसे मजबूत प्रभाव आमतौर पर बच्चे के माता पिता और परिवार का होता है, यही वो जगह है जहां नाइस गाय सिंड्रोम हो सकता है। इसकी शुरुआत के बारे में हमें 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को समझना चाहिए। पहला, जब बच्चे दुनिया में आते हैं तो बिल्कुल लाचार होते हैं। वे समय पर विवेकपूर्ण तरीके से अपनी ज़रूरतों को पहचानने और फीडबैक देने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। इस निर्भरता के परिणामस्वरूप प्रत्येक बच्चे का सबसे बड़ा डर सैक्रिफाइस है। दूसरा फैक्ट, कुछ बच्चे ईगो वाले होते हैं। इसका मतलब है कि वे स्वाभाविक रूप से मानते हैं कि वे ब्रह्मांड का केंद्र हैं और सब कुछ उनके चारों ओर घूमता है। इसलिए वे मानते हैं कि उनके साथ होने वाली हर चीज का कारण वे ही हैं। जब भी कोई बच्चा किसी भी प्रकार के सैक्रिफाइस करने का अनुभव करता है तो वो हमेशा मानता है कि उसके साथ जो हुआ है उसका कारण वही है। हर बच्चा एक अपूर्ण दुनिया में और एक अपूर्ण परिवार में पैदा होता है। हर बच्चे को परित्याग या सैक्रिफाइस का अनुभव होता है और यह उसके जीवन की गलत व्याख्या है, क्योंकि उस समय बच्चों के पास दुनिया को समझने का कोई दूसरा तरीका नहीं होता है। द ओरिजिन ऑफ द नाइस गाय पैराडाइम। जब मैंने पहली बार अपने खुद के लड़के के व्यवहार को समझना शुरू किया तो मुझे नहीं पता था कि सभी टुकड़े एक साथ कैसे फिट होते हैं। मुझे विश्वास था कि मैं एक बहुत अच्छे परिवार से आया हूं और मैंने बहुत अच्छा जीवन जिया है। जब मैंने अन्य पुरुषों को अपने समान लक्षणों के साथ देखना शुरू किया, तब मैंने स्वयं के भावनात्मक और व्यवहारिक पैटर्न को समझा। उनके बचपन के बारे में पूछे जाने पर नाइस गाइस अक्सर मुझे बताते हैं कि वे परफेक्ट, महान, लीव इट टू बीवर परिवारों में पले बड़े हैं। इन लोगों ने अपनी खामियों को छिपाना सीखा और वे बनने की कोशिश की जो वे मानते थे कि दूसरे उनसे चाहते हैं। इन कारकों से संकेत मिलता है कि उनके प्रारंभिक जीवन में उनकी परिस्थितियां आइडियल से कम थीं। एलन, जेसन और जोस सभी नाइस गाय हैं। इनमें से प्रत्येक पुरुष के बचपन के अलग अलग अनुभव थे। इन्हें हम सुनते हैं। सबसे पहले एलन, एकल माता पिता परिवार में 3 बच्चों में सबसे बड़े एलन ने अपनी मां के ऊपर कभी भी दर्द नहीं आने दिया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने खेल और स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया। उनका मानना था कि ये चीजें उन्हें अपने भाई बहनों से अलग करती हैं और उनकी मां को गौरवान्वित करती हैं। एलन अपने परिवार में कॉलेज की डिग्री प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। एलन के पिता एक अपमानजनक शराबी थे। जब एलन 7 वर्ष के थे तब उन्होंने परिवार छोड़ दिया। कम उम्र में ही एलन ने अपने पिता से 180 डिग्री अलग होने का फैसला कर लिया। नतीजतन उन्होंने धैर्यवान, सबको देने, माफ करने पर खुद पर गर्व किया। एलन ने अपने पिता की तरह कभी क्रोधित न होने और किसी के साथ बुरा न करने के लिए कड़ी मेहनत की। एलन का मानना था कि उसकी मां एक संत थी। वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती थी। अक्सर वो और एलन एक दूसरे के साथ उन सभी बुरे कामों के बारे में बात करते थे जो उसके पिता ने किए थे। कई अवसरों पर एलन की मां ने उसे बताया कि वो अपने बेटों को उनके पिता से अलग होने के लिए पालने की कोशिश कर रही थी। वो चाहती थी कि वे बड़े होकर महिलाओं के प्रति अच्छा, शांतिपूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार करें।
एक वयस्क के रूप में एलन अभी भी अपनी मां के निकट संपर्क में रहता है और मां के जीवन को आसान बनाने में मदद करने के लिए वो सब कुछ करता है। जोस एक सफल बिजनेस एडवाइजर है। जोस हाई एजुकेटेड थे और उनका करियर तनावपूर्ण था। वह शारीरिक रूप से एक्टिव है और एंटरटेनमेंट पर उनकी सोच 100 मील की बाइक राइड करना या पहाड़ पर चढ़ना था। उन्होंने अपने गुस्से को दबा दिया और कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं कहने की कोशिश की जिससे किसी को ठेस पहुंचे। जोस ने ओपनली एक्सेप्ट किया कि उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत बेकार था और उनके परिवार में 7 बच्चों में से वो दूसरे थे। 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों का पालन पोषण किया। जोस ने बताया कि उनके परिवार में जबरदस्त अराजकता थी और उन्होंने अपने भाइयों और बहनों को कई परेशानियों से बचाया था। जोस ने अपने पिता को सिर्फ गुस्से में ही देखा था और माता पिता में हमेशा तनाव रहता था। जोस ने अपने परिवार से अलग रहने के लिए पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की। उनके परिवार ने उन्हें एक आसन पर बिठाया था और जब भी उन्हें कोई समस्या होती थी तो हर कोई जोस के पास चले जाता था। एलन और जोस सभी के बचपन के अनुभव बहुत अलग थे, फिर भी सभी ने एक समान स्क्रिप्ट विकसित की जिसने उनके जीवन को निर्देशित किया। परफेक्ट लिटिल बॉय से लेकर नाइस गाय तक, सबसे पहले शेम यानी शर्म। भले ही उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया हो, त्याग दिया गया हो, उपेक्षित किया गया हो, शर्मिंदा किया गया हो, इस्तेमाल किया गया हो, कंट्रोल किया गया हो, इनमें से कुछ संदेशों को माता पिता द्वारा खुले तौर पर फॉरवर्ड किया गया था, जिन्हें बच्चे के कल्याण की कोई चिंता नहीं थी। हर स्थिति में बच्चे को लगता था कि ये घटनाएं और परिस्थितियां उसके बारे में एक कहानी कह रही हैं। उनका मानना था कि उनके बारे में कुछ ऐसा था जिसके कारण ये चीजें हुईं। जैसे मैं पापा से अलग हूँ या माँ को मेरी ज़रूरत है या फिर मैं कोई गलती नहीं करता। मुझे परफेक्ट बनना है। मैं अच्छे ग्रेड बनाता हूँ। मैं जैसा हूँ वैसे ही खुश हूँ। मैं किसी को परेशान नहीं करता। मैं माँ और पिताजी को खुश करता हूँ। सर्वाइवल मैकेनिज्म्स। अगर मैं अपनी खामियों को छुपा सकता हूँ और वो बन सकता हूँ जो मुझे लगता है कि दूसरे मुझसे चाहते हैं, तब मुझे प्यार किया जाएगा, मेरी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा और मेरा समस्या मुक्त जीवन होगा। यह बचपन में बना मॉडल है जो नाइस गाइस अपने वयस्क जीवन में जो कुछ भी करते हैं उस पर यह मॉडल कंट्रोल और गाइड करता है। भले ही यह बचपन की घटनाओं की गलत व्याख्या पर आधारित हो, लेकिन इन लोगों के पास यही एकमात्र रोड मैप है। नाइस दोस्तों का मानना है कि यह मैप सही है और अगर वे इसे सही तरीके से फॉलो करते हैं तो उन्हें अच्छा स्थान मिलेगा, भले ही यह लाइफ स्क्रिप्ट अक्सर इनइफेक्टिव होती है। नाइस गाइस अक्सर अलग की उम्मीद करते हुए मैक्सिमम टाइम यही ट्राई करते रहते हैं। 2 तरह के नाइस गाइस अपने सैक्रिफाइस के अनुभवों और टॉक्सिक शर्म से निपटने के लिए विकसित होने वाले सर्वाइवल मैकेनिज्म्स में 2 तरह के नाइस गाई प्रकट होते हैं। पहले रूप में एक नाइस गाई अपने नॉट ओकेनेस के बारे में अपने विश्वास को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है और मानता है कि मैं सबसे खराब किस्म का व्यक्ति हूँ। मैं इस आदमी को आई एम बैड नाइस गाई कहता हूँ। नाइस गाई का दूसरा रूप है आई एम गुड नाइस गाई। यह आदमी अपनी बुरी बातों को दबाकर अपनी जहरीली शर्म या टॉक्सिक शेम के साथ कहता है कि वो उन सबसे अच्छे लोगों में से एक हैं जिनसे आप कभी मिले होंगे। दूसरे प्रकार के नाइस गाइज ने एक किशोर के रूप में सब कुछ ठीक किया। एक वयस्क के रूप में वो सभी नियमों का पालन करते हैं। वो अपनी जहरीली शर्म को इस विश्वास के साथ छुपाते हैं कि वो जो भी अच्छी चीजें करता है वो उसे एक अच्छा इंसान बनाती है। भले ही 2 प्रकार के नाइस लोग अपनी जहरीली शर्म के प्रति जागरूकता में भिन्न हो सकती हैं, परंतु वो सब मानते हैं कि उन्हें अपनी खामियों को छिपाना चाहिए और वही बनना चाहिए जो दूसरे उनसे चाहते हैं। दोनों एक ही लाइफ मॉडल से संचालित होते हैं। कुछ ऐसी दुखियारी आत्माओं को मैं भी जानता हूँ। बेबी बूम जनरेशन एंड द सेंसिटिव गाय। हर बच्चे ने कभी न कभी परित्याग या सैक्रिफाइस के विभिन्न रूपों का अनुभव किया है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि एक नाइस गाय बनना कई संभावित प्रतिक्रियाओं में से एक है। इस युग में बड़े होने वाले अमेरिकी लड़कों पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। जैसे पहला है, लड़कों को उनके पिता और अन्य महत्वपूर्ण पुरुष रोल मॉडल से अलग कर दिया गया था।
नतीजतन पुरुष सामान्य रूप से अन्य पुरुषों से अलग हो गए और कंफ्यूज हो गए कि पुरुष होने का क्या मतलब है। दूसरा है, लड़कों को पुरुषों में बदलने का काम माताओं पर छोड़ दिया गया। नतीजतन पुरुष महिलाओं द्वारा परिभाषित होने में सहज हो गए और महिलाओं के अप्रूवल पर निर्भर हो गए। तीसरा कारण है, कट्टरपंथी नारीवाद के संदेशों ने कई पुरुषों के विश्वास को आगे बढ़ाया कि अगर वे प्यार करना चाहते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं, तो उन्हें वही बनना होगा जो महिलाएं उनसे चाहती हैं। कई पुरुषों के लिए इसका मतलब बातों और लक्षण को छिपाने की कोशिश करना था, जिसके कारण उन पर बुरे पुरुष का लेबल लगाया जा सकता था। द फीमेल डोमिनेटेड एजुकेशनल सिस्टम, आधुनिक शिक्षा प्रणाली ने भी लड़कों की गतिशीलता में योगदान दिया है। किंडरगार्टन से 6ठी कक्षा तक मेरे पास केवल एक पुरुष शिक्षक और 6 महिलाएं शिक्षिका थीं। सॉफ्ट मेल्स एंड बॉय मैन। आयरन जॉन के लेखक रॉबर्ट बेली लिखते हैं कि कैसे बेबी बूम युग के सामाजिक परिवर्तनों ने अमेरिकी पुरुषों की एक नई नस्ल का निर्माण किया। बेली इन पुरुषों को नर्म नर या सॉफ्ट कहते हैं। बेबी बूमर यानी 1946 से 1964 के मध्य जन्मे लोग। वे लिखते हैं कि वे प्यारे मूल्यवान लोग हैं जिन्हें मैं पसंद करता हूँ। वे पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने या लड़ना शुरू करने में रुचि नहीं रखते हैं। उनकी पूरी लाइफस्टाइल में जीवन के प्रति एक सौम्य रवैया है। लेकिन इनमें से कई पुरुष खुश नहीं हैं। आप जल्दी से उनमें ऊर्जा की कमी को नोटिस करते हैं। विडंबना यह है कि आप अक्सर इन पुरुषों को मजबूत महिलाओं के साथ देखते हैं जो सकारात्मक रूप से एनर्जेटिक हैं। एक अलग दृष्टिकोण से कैमिली पगलिया टिप्पणी करती है कि कैसे पिछले 5 दशकों के सामाजिक परिवर्तनों ने पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं को बदल दिया है। हार्ड ड्राइविंग महिला को घर आने पर व्यक्तित्व को बदलना पड़ता है। लड़का आदमी जो मात्र सत्तात्मक घर में एक और बेटा बन जाता है। भले ही हम इन पुरुषों को नर्म पुरुष, संवेदनशील नए युग के लोग या नाइस गाय कहें, इनमें यह अंदर तक भर दिया जाता है कि अगर वे प्यार करना चाहते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं और एक सहज जीवन चाहते हैं, तो उन्हें अपनी खामियों को छिपाना होगा और वो बनना होगा जो दूसरे या महिलाएं उनसे चाहती थी। हाल के वर्षों में मेरा अवलोकन इस वास्तविकता की ओर इशारा करता है कि ऊपर वर्णित कंडीशनिंग बेबी बूम पीढ़ी के साथ समाप्त नहीं हुई थी। मैं आज भी अधिक से अधिक युवा पुरुषों को देख रहा हूं और यहाँ तक कि किशोर भी जो नाइस गाय सिंड्रोम की सभी विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। द हैबिट्स ऑफ हाईली इनफेक्टिव मेन। ऊपर वर्णित पारिवारिक और सोशल कंडीशनिंग के परिणामस्वरूप नाइस गाइस प्यार और जीवन में जो चाहते हैं उसे पाने के लिए संघर्ष करते हैं। उनकी शर्म और अप्रभावी सिस्टम के कारण वे जिस रोड मैप को फॉलो करते हैं वो उन्हें वहां नहीं ले जाएगा जहां वे जाना चाहते हैं। यह निराशाजनक है। मैं नाइस गाइस से अक्सर कहता हूं कि यदि आप वही करते रहेंगे जो आप हमेशा से करते आए हैं, तो आपको वही मिलता रहेगा जो हमेशा से मिलता आया है। इनकी मुख्य आदत कुछ इस प्रकार की होती है जैसे दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करना, कथित खामियों और गलतियों को छिपाने की कोशिश करना, दूसरों की ज़रूरतों और चाहतों को अपने से पहले रखना, अपनी व्यक्तिगत शक्ति का त्याग करना और पीड़ित की भूमिका निभाना, खुद को अन्य पुरुषों और अपनी मर्दाना ऊर्जा से अलग करना, ऐसे संबंध बनाना जो संतोषजनक से कम हों, ऐसी परिस्थितियां बनाना जिनमें वे बहुत अच्छे से संबंध न बना सके, अपनी पूरी क्षमता को जीने में असफल होना। अगले 7 चैप्टर्स में हम यह जानेंगे कि नाइस गायस कैसे नॉर्मल हो सकते हैं। युवा ऑडियो बुक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यदि आप भी एक इंट्राडे ट्रेडर है या शेयर मार्केट के हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई पहली लिंक पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट फ्री में ओपन करें जिससे आपको ट्रेडिंग में बहुत हेल्प हो सकती है।